हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने गवर्नर कुछ पढ़ा था और प्रेसिडेंट रिवाइज किया था। तो आज हम लोग गवर्नर फिर से जो हम लोगों ने जितना पढ़ा था लास्ट वीडियो में वो हम लोग रिवाइज करेंगे। उसके बाद आज हम लोग गवर्नर की पावर्स देखेंगे, सब कुछ देखेंगे और प्रेसिडेंट से भी थोड़ा बहुत कंपेयर कर लेंगे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का क्या काम था और गवर्नर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 153 से हमारे गवर्नर के आर्टिकल शुरू होते हैं। आर्टिकल 153 में क्या बताया गया है कि देयर शैल बी अ governor of a state. There shall be a governor of a state। और इसी आर्टिकल में दिया है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के एक कॉमन गवर्नर हो सकते हैं। ये किस अमेंडमेंट से आया था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से ये बताया गया कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का एक गवर्नर हो सकता है। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 1 हम लोगों ने इसको ऐसे एक साथ ही याद किया था 153 से 155 की गवर्नर और पावर और इनका अपॉइंटमेंट। ठीक, पावर्स क्या होती हैं? जितनी भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किस में होती हैं? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट गवर्नर के पास होती है, मतलब गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 155, गवर्नर ना ही डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ना ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 155 कहता है कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर हिज हैंड एंड सील। ये हो गया आर्टिकल 155। उसके बाद 156 में क्या है? टर्म है। नॉर्मली गवर्नर का टर्म क्या होता है? 5 इयर्स, लेकिन वो प्लेजर पे रहते हैं प्रेसिडेंट के। ही इज ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब चाहे उनको हटा सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना है तो वो भी काम प्रेसिडेंट करते हैं। अगर उनको आज बिहार के हैं तो उनको अगले दिन केरला में भेजना है तो ये ट्रांसफरिंग वाला काम भी प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी आर्टिकल में दिया हुआ है दो सब क्लॉज, 3 सब क्लॉज दिए हुए हैं। पहला सब क्लॉज ये है कि वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहते हैं। दूसरा ये है कि वो रिजाइन, जो गवर्नर रिजाइन करते हैं वो किसको करते हैं? ही रिजाइन्स टू द प्रेसिडेंट। जो उनको अपॉइंट कर रहा है उन्हीं को वो रिजाइन करते हैं। ये आर्टिकल 156 का सब क्लॉज 2 है। और सब क्लॉज 3 क्या है? टर्म इनका 5 साल है और जिस दिन से ये एंटर करेंगे उस दिन से वो टर्म गिना जाएगा। तो ये 5 इयर्स ही आपका सब क्लॉज 3 है इस आर्टिकल का। ठीक, और हाँ, एक और चीज इसमें लिखी हुई है कि ही विल कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर कम्स। अगर कोई, जब तक गवर्नर अपना ऑफिस खाली नहीं करेंगे जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाता, सेम एज प्रेसिडेंट। आर्टिकल 57 में क्या दिया हुआ है? क्वालिफिकेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही क्वालिफिकेशन दी गई हैं गवर्नर के लिए। एक, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और दूसरे 35 इयर्स कंप्लीट कर देना चाहिए। हम लोगों ने याद किया था कि 35 इयर्स 7 के टेबल में आता है 7, तो 157 में आपका क्वालिफिकेशन है और ये स्टेट पीसीएस में मेजरली पूछे जाते हैं आर्टिकल्स को मैच कराने के लिए, तो ये आपको ऐसे याद हो गया। उसके बाद है आपका आर्टिकल 158। 158 में क्या दिया हुआ है? कंडीशंस। कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। कंडीशंस मतलब जब वो गवर्नर हैं तो वो क्या एमपी और एमएलए होने चाहिए? ये जो कंडीशंस में क्या है कि वो एमपी या एमएलए नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो जिस दिन वो गवर्नर के ऑफिस में एंटर करेंगे उस दिन उनको इस पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। दूसरा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई जॉब वॉब नहीं कर रहे हो, वो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हो, तो कोई भी जॉब नहीं कर रहे हो तो अगर वो जॉब में है तो पहले रिजाइन करें, उसके बाद वो अपना कैंडिडेट एज अ खड़े हो सकते हैं। और उनका जो रेसिडेंस होगा वो रेंट फ्री होगा, मतलब सरकार की तरफ से होगा। ये सब कंडीशंस हैं। उनकी सैलरी, अलाउंसेस, ये सब कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर।
ठीक, अगर गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के गवर्नर हैं, तो क्या सारे स्टेट्स अलग-अलग उनको सैलरी देंगे या मिल के देंगे? अगर वो 3 स्टेट्स के गवर्नर हैं, तो वो तीनों स्टेट आपस में बाँट लेंगे, मतलब एक स्टेट पूरी सैलरी नहीं देगा, वो जितनी भी सैलरी है, उतनी वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है? और पेंशन भी दी जाती है इनको। और अगर ये जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के गवर्नर हैं, तो कितने प्रोपोर्शन में कितने स्टेट्स कितनी सैलरी देंगे, वो डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है? और बस इतना हो गया, इनकी पेंशन वगैरह भी सब इसी में दी हुई है, आर्टिकल 158 में। और एक और चीज़ वही कि एमोल्यूमेंट्स और सैलरी इनकी डिमिनिश नहीं करी जाएगी इनके टर्म में। बस ये सारी कंडीशंस हो गई। उसके बाद आर्टिकल 159 में क्या है? ओथ कौन दिलाता है इनको? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। तो अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। 161 में गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स दी हुई हैं कि ये क्या क्या कर सकते हैं। ये हम लोग आगे इनकी जो जुडिशियल फंक्शंस अभी आएंगे ना, जुडिशियल पावर्स क्या क्या है उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। वैसे मोटा मोटा यही है कि जो प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, जैसे सेम चीज कर सकते हैं गवर्नर भी, की रेमिट कर सकते हैं सजा को, रेमिशन कर सकते हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट, पार्डन। लेकिन 2 कंडीशन है, एक तो ये डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं कर सकते हमारे जो गवर्नर है, और दूसरा अगर कोर्ट मार्शल ने कोई सजा सुनाई है तो उस पर कुछ उनका काम नहीं कर सकते। बस तो ये 2 एक्सेप्शन हैं, बाकी ये आपके इतने आर्टिकल्स जो गवर्नर से रिलेटेड थे वो यहाँ कंप्लीट हो गए। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे गवर्नर की पावर्स। एक और चीज उससे पहले, सरकारिया कमीशन जो एक और हमने चीज पढ़ी थी कि हरगोविंद सिंह केस में क्या बोला गया था। 1979 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था हरगोविंद केस में कि जो गवर्नर है उनको सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट का, हम लोग जैसे कहते हैं कि गवर्नर एक्ट्स एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है गवर्नर की, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। तो हरगोविंद केस में ये बोला गया था, वो 1971 में। सरकारिया कमीशन ने भी गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। क्या क्या थी कि किसी ना किसी वॉक ऑफ लाइफ में वो एक एमिनेंट रोल उनका होना चाहिए, एमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ, ठीक। और जिस स्टेट का गवर्नर आपको अपॉइंट करना है वो गवर्नर उस स्टेट में नहीं होना चाहिए, मतलब उस स्टेट का निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपको किसी को यूपी का गवर्नर बनाना है तो वो यूपी में नहीं रह रहा होता है, मतलब उस स्टेट में नहीं रहना चाहिए, कहीं बाहर का। ठीक है। तो अगर इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अब जैसे हमारे यहाँ जो यूपी में आनंदीबेन पटेल गवर्नर है इस समय, पर वो हैं गुजराती, तो वो गुजरात की स्टेट की हैं। कहीं-कहीं देखते हैं हम लोग कि नॉर्थ ईस्ट में केरला के बिलॉन्ग करते हैं गवर्नर, वो अपॉइंट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा-सा पार्शियलिटी ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए ये कंडीशन रखी गई। नॉट टू कनेक्टेड विद लोकल पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं होना चाहिए, फिर वही कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और पार्टीशन मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए गवर्नर के ऑफिस में। नॉट पॉलिटिकली एक्टिव इन रिसेंट पास्ट, प्रोसीजर ऑफ कंसल्टेशन विद सीएम। उन्होंने बोला था कि जब गवर्नर को अगर आपको अपॉइंट करना है तो एक बार आप सीएम से कंसल्ट कर सकते हैं उस स्टेट के, लेकिन इस समय होता नहीं है सच कुछ। जो पीएम चाहते हैं या प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते हैं गवर्नर को। वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट यानी जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन, उनको या स्पीकर ऑफ लोकसभा को भी कंसल्ट करना चाहिए पीएम को किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करने से पहले। ये सब रिकमेंडेशंस थी, और ये जो लास्ट वाला है ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है कि करना ही है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंशियल और इनफॉर्मल तरीके से, ताकि क्योंकि गवर्नर एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि एक सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो दिल्ली में बैठी है वो एक जगह रह के पूरे इंडिया पे कंट्रोल नहीं कर सकती, पूरे स्टेट्स पे ध्यान नहीं रख सकती। इस वजह से उन्होंने गवर्नर जैसी पोजीशन लाई और उसको अपॉइंट किया, ताकि जो है आप सारे स्टेट्स को अच्छे तरह से देख सकें। उसके बाद अब पावर्स आ गई। पावर्स क्या है गवर्नर की? अगर एग्जीक्यूटिव पावर्स हम लोग देखें, तो क्या है कि अब जब कोई सरकार जब इलेक्शंस होते हैं स्टेट में, तो जब पार्टीज जाती हैं जीत के स्टेट असेंबली में,
तो उसमें से जो भी किस पार्टी को लीडर बनाना है हाउस का, मतलब उस सरकार किसको बनानी है, उसको बुलाने का काम किसका है, गवर्नर का है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव में ये भी होता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव से जितने भी काम होते हैं, कार्यपालिका वाले जितने भी काम होते हैं, वो सब गवर्नर के नाम में होते हैं। ये आर्टिकल 154 में गिवन है। और ही अपॉइंट सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स, तो जब पहले वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे बाकी सारे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करने का काम गवर्नर का है। तीसरा, अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करता है, हमारे गवर्नर। और एक और चीज यहीं पे आप लोग देख लीजिए कि जो हम लोग का स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन कौन आता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में 4 लोग आते हैं। कौन, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। इसमें कौन नहीं है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट भी आते हैं, यहाँ पे 4 हैं। तो एडवोकेट जनरल और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम किसका है, गवर्नर का है। लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के वो मेंबर्स और चेयरमैन को अगर हटाना है तो वो काम प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल स्टेट अफेयर्स। स्टेट में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हो रहे हैं, जितना भी काम हो रहा है, उन सब के बारे में जानना एक अधिकार है गवर्नर का। वो जब चाहे चीफ मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि आप हमें इसकी रिपोर्ट दीजिए लाके, या अगर कोई बिल है किसी मिनिस्टर के पास है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखने के लिए चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं। तो ये क्योंकि ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। और ही एक्ट्स एज अ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। और वाइस, जो हमारे यूनिवर्सिटीज के वीसीज होते हैं यानी कि वाइस चांसलर्स होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर, यानी कि गवर्नर। ठीक हो गया इतना, ये हो गया हमारे गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर्स। नेक्स्ट आया लेजिस्लेटिव पावर्स। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसको समन और प्रोरोग करने का काम किसका है, गवर्नर का है। अगर कोई सेशन जब होता है, जब स्टेट असेंबली का जब इलेक्शन होके सरकार बनती है, तो उस सेशन को पहली बार जो एड्रेस करते हैं वो गवर्नर करते हैं। और हर साल जो साल का पहला सेशन होता है उसको भी गवर्नर एड्रेस करते हैं, और जॉइंट सेशन भी गवर्नर एड्रेस करते हैं, ठीक। और अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है मेंबर्स का, तो उसको डिसाइड करने का काम किसका है, गवर्नर का है, विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसके बाद है, क्योंकि और स्टेट इलेक्शन कमीशन का नहीं, जो सेंट्रल क्या कहते हैं उसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही स्टेट और सेंटर में इलेक्शंस करवाते हैं। लोकल गवर्नमेंट में स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है। इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, नहीं। स्टेट में और सेंटर में दोनों जगह जो इलेक्शंस होते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। तो जब कोई मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है या उसके बारे में कुछ डिसीजन लेना है तो वो गवर्नर लेते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद कौन सा है, अगर हाउस को डिसॉल्व करना है तो वो गवर्नर करते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 213 के अंडर में अगर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करना है, अगर कोई एक हाउस या दोनों हाउस सेशन में नहीं है तो वो कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। उसके बाद उसके बाद 1/6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपॉइंट करने का काम किसका है, गवर्नर का है। और उसमें हम लोग के क्या क्या थे, लिटरेचर, आर्ट, सोशल वर्क, और एक और कौन सा था, साइंस। और एक और इसमें जुड़ जाता है, कोऑपरेटिव वर्क। स्टेट में ये 5 चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे नॉमिनेशन होते हैं। तो 1/6 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे अपॉइंट करने का काम किसका है, गवर्नर का है। उसके बाद अगर किसी हाउस को मैसेजेस भेजने हैं, किसी भी हाउस को, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग मैसेजेस, गवर्नर, ही और शी। और स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और कैग की रिपोर्ट को असेंबली में रखने का काम भी गवर्नर करते हैं, ठीक है, क्योंकि कैग दोनों की रिपोर्ट्स ऑडिट करते हैं, सेंटर में भी और स्टेट में भी। उसके बाद अपॉइंट्स एनी मेंबर ऑफ स्टेट, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर और या डेप्यूटी स्पीकर की सीट वेकेंट हो गई है तो उसी असेंबली में से किसको हमें स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट करना है, ये काम भी गवर्नर का होता है।
ठीक, उसके बाद अगर बिल्स आते हैं, हमें पता है कि जब असेंबली कोई बिल पास करती है तो उसको असेंट देना, उस बिल पे बिल को विदहोल्ड कर लेना या उस बिल को रिटर्न कर देना अगर मनी बिल नहीं है, या उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेना। ये चारों फंक्शंस किसके हैं? गवर्नर के हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि किस क्योंकि ये स्पेशल पावर है गवर्नर की, अगर किस कंडीशन में बिल रिजर्व होता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक, तो चलिए इसमें जो है कब बिल रिजर्व होगा जब प्रेसिडेंट है। पहला, अगर वो कोई बिल ऐसा है जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक, तीसरा, अगर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री के अगेंस्ट है। ठीक, और चौथा, अगर ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस है उस बिल, अगर ये बिल पास हो गया तो उसमें नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा आ सकता है, या नेशनल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस वजह से वो स्टेट बिल पास नहीं कर सकता, तो वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देते हैं। या अगर कोई कंपलसरी एक्विजिशन करना है किसी प्रॉपर्टी का अंडर आर्टिकल 31, हम लोग को पता है कि हम लोग के पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट से वो राइट, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रह गई, वो एक लीगल राइट हो गई है। तो अगर कोई कंपलसरी एक्विजिशन किसी प्रॉपर्टी का करना है और अगर वो अगेंस्ट में है तो वो रिजर्व कर देंगे प्रेसिडेंट के लिए। एक केस में करना ही करना है, इसमें तो कर सकते हैं, एक केस में करना ही करना है रिजर्व, जब कोई बिल हाई कोर्ट की पोजीशन को इंडेंजर करेगा, तो उस कंडीशन में कोई चांस नहीं है कि गवर्नर उसको रोक ले, वो तुरंत उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देंगे। ठीक है, ठीक है। और यहीं पे रिजर्व वाला वो भी समझ लेते हैं कि रिजर्व करते हैं तो क्या होता है। अगर गवर्नर ने बिल रिजर्व कर लिया, अगर सपोज बिल आया गवर्नर के पास, ठीक, असेंबली ने पास किया और गवर्नर के पास बिल आया, तो उनके पास चार ऑप्शंस हैं, या तो वो उसको असेंट दे देंगे तो वो बिल एक्ट बन जाएगा। ठीक, दूसरा क्या ऑप्शन है, उसको विदहोल्ड कर लेंगे। ठीक, तीसरा क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे, अगर मनी बिल नहीं है तो उसको रिटर्न कर देंगे, और अगर रिटर्न करने के बाद जो भी उन्होंने कुछ भी उनको सजेशन दिया कि आप ये चेंजेस कर लीजिए, और वो चीज अमेंड करा स्टेट असेंबली ने या नहीं किया और फिर से वापस कर दिया, तो गवर्नर को साइन करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। चौथा ऑप्शन है रिजर्व, ये आर्टिकल 200 के अंडर में आता है। अगर कोई बिल असेंबली ने पास किया और वो प्रेसिडेंट को, जो हम लोगों ने सॉरी गवर्नर को लगा कि इन कंडीशंस को मैच कर रहा है और हमें इसको रिजर्व करना चाहिए, तो अगर रिजर्व कर लिया तो वो चला जाएगा बिल प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शंस है, या तो प्रेसिडेंट उसको असेंट कर देंगे या विदहोल्ड कर लेंगे या रिटर्न कर देंगे गवर्नर को कि विद सजेशंस कि आप ये चीजें बोलिए कि ये चेंजेस करें और वापस असेंबली को भेज दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक उनके पास एक कंडीशन होती है, एक सेकेंड, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया, ये चला गया वापस असेंबली में, स्टेट असेंबली में। अब स्टेट असेंबली के पास 6 महीने हैं, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स है। इसमें अगर उन्होंने असेंबली ने अगर अमेंड किया, नहीं किया और वापस भेजा, अब ये असेंबली जो बिल है अब ये वापस किसको भेजेंगे, गवर्नर को भेजेंगे कि प्रेसिडेंट को भेजेंगे, ये वापस चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, गवर्नर का इसमें रोल खत्म। गवर्नर 6 महीने का टाइम है आपको इसमें बिल पास करके वापस भेजना है, प्रेसिडेंट को भेजना है, लेकिन प्रेसिडेंट बाइंडिंग नहीं होता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो उसको असेंट कर ही दें, वो फिर से विदहोल्ड कर सकते हैं, विदहोल्ड कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो हम लेते हैं डीम्ड, मान लिया जाएगा कि खत्म ही हो गया बिल। यही कंडीशन होती है, वापस प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वो असेंट कर सकते हैं या विदहोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये कंडीशन होती है ये रिजर्व वाले में। ठीक, तो अभी जो हम लोग का केस चल रहा था तमिलनाडु गवर्नर का, जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 10 बिल्स रिजर्व कर लिए थे तमिलनाडु गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए। उसके बाद आर्टिकल 143 भी यूज हुआ था, तो जो हम लोग जुडिशरी पढ़ेंगे तो हम लोग आर्टिकल 143 देखेंगे, लेकिन उसमें यही हुआ था कि गवर्नर जो तमिलनाडु के थे वो रिजर्व करते जा रहे थे बिल्स और प्रेसिडेंट उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो असेंट भी कर सकते हैं, विदहोल्ड भी कर सकते हैं। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ टाइमिंग की
टाइमलाइन दी थी कि आपको इतने महीने में प्रेसिडेंट को रिटर्न करना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि प्रेसिडेंट इतने दिन में उसको वापस करें, ठीक है? तो ये हो गया आपका रिजर्व करने वाला सिस्टम पूरा, ठीक? उसके बाद ये हो गई लेजिस्लेटिव पावर आपके असेंट करने की। फिर ऑर्डिनेंस हम लोगों ने देख लिया, हो गया ना? ये वाला आपके लेजिस्लेटिव पावर्स वाले सारे हो गए पावर्स गवर्नर के, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पावर है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में बजट रखने का काम, हाउस में बजट कौन पेश करता है? गवर्नर या उनके बिहाफ पे जो उनको गवर्नर जिसको अपॉइंट करेंगे, तो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट पेश करते हैं हाउस में अंडर आर्टिकल 202, ठीक। कंटिजेंसी फंड जो होता है स्टेट का, उस पे किसका कंट्रोल होता है? गवर्नर का होता है। मनी बिल जो आता है स्टेट असेंबली में, वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर से आता है। और फाइनेंस जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन होता है, उसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? हमारे गवर्नर करते हैं। और फिर अगर कोई एक्सपेंडिचर हमें स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से हमें एक्सपेंडिचर करना है, तो और उससे रिलेटेड कोई बिल है, तो वो ऑब्वियसली मनी बिल होगा। अगर पैसे से रिलेटेड है तो वो भी इसमें प्रायर रिकमेंडेशन हमें गवर्नर की चाहिए। और अगर डिमांड फ्रॉम ग्रांट है तो उसमें भी प्रायर रिकमेंडेशन हमें गवर्नर की चाहिए, ठीक है? ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हटा दे, जितने भी ये फंक्शंस और ये जितने भी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में पूछा जाते हैं। और स्टेट पीसीएस और एग्जाम्स में बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रीलिम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर जुडिशियल फंक्शन क्या है गवर्नर के? अभी उन्होंने पीछे पढ़ा था, आर्टिकल 159 टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर। तो ही कैन पार्डन द सेंटेंस, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, कम्यूट, सस्पेंड या रेमिशन। क्या क्या मतलब था? पार्डनिंग में वो माफ कर सकते हैं, पर वो डेथ सेंटेंस माफ नहीं कर सकते। ये काम सिर्फ प्रेसिडेंट का है, ठीक है? रिप्राइव का क्या मतलब था? रिप्राइव का क्या मतलब था? टेम्पररी डिले। रिस्पाइट का, हाँ, इसमें तो टाइम जो है कम हो जाता है। रेमिशन में क्या होता है कि आपके सेंटेंस का टाइम कम हो जाएगा, यानी कि अगर 10 साल की सजा है तो वो 5 साल में कन्वर्ट हो जाएगी, पर नेचर ऑफ द पनिशमेंट विल रिमेन द सेम। रिस्पाइट में क्या था, क्यों होता था? हाँ, हाँ, किसी एक्सेप्शनल, हाँ, एक्सेप्शनल पोजीशन कंडीशंस में अगर कोई इमरजेंसी है, हेल्थ इमरजेंसी है, तो उसमें आपकी सजा थोड़ी कम कर दी जाएगी। फिर सस्पेंड में तो सस्पेंड हो ही जाएगा। कम्यूट में होता था कि टाइम सेम रहेगा, बट नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज हो जाएगा। और रेमिट और कम्यूट एक ही चीज है, ठीक है। और रिप्राइव में टेम्परेरी डिले, ठीक है, खत्म हो गया। सस्पेंड कर देते हूँ वही, हाँ वही। हम्म इसमें लेकिन वही एक्सेप्शन है, डेथ सेंटेंस नहीं माफ कर सकते, और कोर्ट मार्शल ने अगर कोई सजा सुनाई है तो वो गवर्नर उस पर कुछ नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ये दो चीज में डिफरेंस है प्रेसिडेंट और गवर्नर में, ठीक। अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जज का कौन करता है? गवर्नर करते हैं। और किसके कंसल्टेशन पे करते हैं? हाई कोर्ट के कंसल्टेशन पे डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन होती है। उसके बाद जब हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, तो हम लोग को पता है कि हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन किसकी कंसल्टेशन पे करते हैं? गवर्नर के। तो इनके ये जुडिशियल पावर में आएगा कि ही इज कंसल्टेड या ही और शी इज कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट व्हाइल अपॉइंटिंग हाई कोर्ट जजेस। फिर अगर किसी जुडिशियल सर्विस में किसी पर्सन को अपॉइंट करना है, अदर देन मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा किसी जुडिशियल सर्विस में किसी को अपॉइंट करना है, तो वो भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है, विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये हो गए जुडिशियल पावर्स ऑफ गवर्नर। उसके बाद कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं गवर्नर की। क्या क्या है? एक तो जब अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं है हाउस में, तब गवर्नर का डिस्क्रिशन काम करता है कि हमें किसको अपॉइंट करना है। अगर भले ही उसकी मेजोरिटी नहीं है, वो उनको बुला के उस पार्टी को बुला के बोलेंगे कि आप सरकार बना लीजिए, फिर विद इन 6 मंथ आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कर लीजिएगा। तो ये काम डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का, ठीक। ये हो गया। उसके बाद
फिर अगर कोई बिल आया है तो उसको विथहोल्ड करना है कि असेंट करना है कि रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए, ये शक्ति जो है ये भी डिस्क्रिशनरी पावर में आती है गवर्नर में। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई भी एडेड एडवाइस काम नहीं करती है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करना, अगर वो कॉन्फिडेंस अपना खो देते हैं तो ये काम भी डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की। उसके बाद अगर हाउस में मेजोरिटी लूज हो जाती है तो हाउस को डिसॉल्व करना भी इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। उसके बाद आर्टिकल 356 में आर्टिकल 356 के अंडर में जब स्टेट इमरजेंसी नहीं, प्रेसिडेंट्स रूल जब लग जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कौन बन जाता है? गवर्नर बन जाता है, और ये भी इनकी डिस्क्रिशनरी पावर में आती है। और अगर किसी यूनियन टेरिटरी, अगर ये भी होता है कि अगर कोई गवर्नर किसी स्टेट का गवर्नर की पोस्ट पे है तो उसके एडजस्टेंट अगर कोई यूटी है तो उसका चार्ज भी उनको मिल जाता है एज एन एडिशनल चार्ज। तो वो जब वहां पे अपना चार्ज वो करते हैं तो ही परफॉर्म्स हिज डिस्क्रिशनरी पावर वाइल फंक्शनिंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी। ठीक है। उसके बाद ही सबमिट्स हिज रिपोर्ट, अगर स्टेट्स से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट होती है तो वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं ऑन हिज ओन। ये भी उनको कोई एडवाइस नहीं करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के कर रहे हो, या अपने आप जो भी उनको समझ में आता है वो अपनी रिपोर्ट उनको भेजते हैं। और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पे हमारी ट्रिब्यूनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल एरिया बहुत ज्यादा है। तो वहां पे अगर इन स्टेट्स को इस काउंसिल को कितने पैसे देने हैं, कितना अमाउंट पे करना है, ये अमाउंट कौन डिसाइड करता है? गवर्नर डिसाइड करते हो। ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर में आती है। हम लोग एएमटीएम से याद करते हैं ना, तो वही स्टेट्स हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, तो ये हो गए गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स। फिर कुछ प्रिविलेजेस हैं गवर्नर की कि जब ये ऑफिस में रहते हैं तो ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर हिज डूइंग्स, मतलब कोई भी पर्सनल एक्ट या ऑफिशियल एक्ट के लिए आंसरेबल नहीं होते हैं। और ही इज इम्यून टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग हिज टर्म, अगर कोई भी इन्होंने कुछ क्राइम किया है तो इनके टर्म के दौरान इनके ऊपर प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। और इन्हीं के टर्म में कोई अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट भी नहीं करा जा सकता इनका। और चौथा, नो सिविल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग हिज टर्म। अगर कुछ होती है, वैसे तो होगी नहीं सिविल प्रोसीडिंग अगर, लेकिन उनके कोई पर्सनल एक्ट्स हैं, कुछ पर्सनल एक्ट में इनको 2 महीने की नोटिस दी जाएगी। ठीक है। सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों नहीं चल सकती इनके टर्म में, लेकिन पर्सनल एक्ट के अकॉर्डिंग, पर्सनल एक्ट है कोई, उसमें कुछ सिविल क्राइम कुछ हुआ है तो उसमें 2 मंथ की नोटिस दी जाती है गवर्नर को, उसके बाद प्रोसीडिंग्स उन पे चलाई जाती है।